बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, ईंट ईंट से मकान बनता है। एक एक बूंद से गड़ा बढ़ता है, एक एक ईंट से मकान बनता है। उसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों से ही अच्छे नंबर आते हैं, और जब छोटे प्रश्नों में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो बड़े प्रश्नों को ऐसे ही बड़े आसानी से, थोड़ा गलत भी हो तो भी चेक करके सही कर दिया जाता है। इसलिए छोटे प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व है, विशेष रूप से साइंस में, विज्ञान में, 9th क्लास की वार्षिक परीक्षा में। तो आज हम आपको छोटे प्रश्न बड़े ट्रिक से बताने वाले हैं और साथ में आंसर भी बताने वाले हैं। देखिए साहब, पहला प्रश्न है, सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। फिर से प्रश्न बोल रहा हूं, सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कालेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक्स है। आप कल्पना करिए किसी इंसान के पैर काले पड़ गए, अब वो साबुन से साफ नहीं कर रहा, स्केल से साफ कर रहा है। किसी इंसान के पैर काले पड़ गए और वो स्केल से साफ कर रहा है। देखो, पेरेनकाइमा में पैर छुपा हुआ है, अदा न और काइमा तो सबके पीछे है, ये प्रत्यय तो सबके पीछे कॉमन है, इनसे कोई मतलब नहीं, ये तो अपने आप याद होगा। पेरेनकाइमा में मतलब पैर, कालेनकाइमा में काले पड़ गए, स्केलेनकाइमा में स्केल से साफ कर रहे। तो बताओ, सरल स्थायी उत्तर के 3 प्रकार याद हुए नहीं हुए? इससे कहते हैं ट्रिक्स। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कालेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैर काले पड़ गए, स्केल से साफ किए जा रहे हैं साहब। तो पैर का मतलब हो गया पेरेनकाइमा, काले का मतलब कालेनकाइमा, स्केल का मतलब हो गया स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न जो हर साल पेपर में आता है, कभी उल्टा पूछ लेते, कभी सुल्टा पूछ लेते, लेकिन ध्यान से पढ़ना। बच्चे क्या जल्दी जल्दी में उल्टा करके आ जाते, अपन को उल्टा सुल्टा नहीं करना है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर, कौन से ताप पर? कमरे के ताप पर। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। तो 2 अक्षर का मेरा नाम, क्या नाम है? पारा। इसको मरकरी भी कहते हैं, तापमापी में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है Hg। तो फिर से सुन लीजिए, कमरे के ताप पर ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा कहो, मरकरी कहो, सूत्र लिखो तो Hg। और इसका उल्टा होता है अधातु का नाम जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है ब्रोमीन। इसको मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ऐसी अधातु का नाम जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है ब्रोमीन। और धातु का नाम क्या? पारा। अगला प्रश्न है, जंतु जगत के सबसे बड़े संघ का नाम बताइए। आर्थ्रोपोडा। लोग बाग जिम में जाते तो चेपते लाडू पेड़ा, और जंतु जगत के सबसे बड़े संघ का नाम क्या? आर्थ्रोपोडा। वापिस नाम दीजिए, आर्थ्रोपोडा। बहुत से इससे गाली भी निकाल देते, अपन नहीं बोले। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये ऐसा ही लिखा हो, पहले नहीं लिखा हो, मात्रक हो, ऐसा ही मात्रक हो। ऐसा ही का फुल फॉर्म होता है सिस्टम है इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो मात्रक कहलाता है। तो आवर्ती का मात्रक है, आवर्ती में 3 अक्षर, हर्टज में भी कितने अक्षर? 3। और इसको इंग्लिश में लिखना चाहो, है बनना H से, जे बनना Z से। तो आवर्ती का ऐसे ही मात्रक हो गया हर्टज। और आवर्ती की परिभाषा भी पूछी जाती है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। परिभाषा भी याद होनी चाहिए, मात्रक भी याद होना चाहिए। ये आवर्ती बहुत मामूली है, लेकिन बहुत बड़े खेत की मूली है, याद रखना। अगला प्रश्न बहुत कॉमन है, दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि। अपकेंद्रण। ये जितनी भी डेयरियां होती है, छोटी डेयरी, बड़ी डेयरी, वहां पर दूध में से क्रीम निकाल देते, अपन पीते। यार ये मजा नहीं आ रहा, कैसे आएगा भाई? क्रीम निकल गई, कौन सी विधि से? अपकेंद्रण। दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि का नाम क्या? अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? शक्ति ग्रह को, बिजली घर को, पावर हाउस को, ये सब एक ही नाम है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्यों कहा जाता है वो आपके बड़े प्रश्न में आता है। अगला प्रश्न है, जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये कौन सी का को ले लो और फिर बाद में सबको सिखा दो तो ये क्या हो जाएगी? कोशिका। त्वरण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए साहब, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा तो वो गियर फर्स्ट गियर में चलाता, सेकंड गियर में चलाता, थर्ड गियर में चलाता, फोर्थ गियर में चलाता, यानी वो गियर में परिवर्तन करता। और यहाँ हो रहा वेग में परिवर्तन। तो गाड़ी भी वस्तु है, गाड़ी के गियर में परिवर्तन होता, और यहाँ वस्तु के केस में परिवर्तन हो रहा, वेग में। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और इसका मात्रक मैं हाथों हाथ ही लिखा रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तीनों नियम में से एक नियम तो पक्का आएगा, इसमें आज दिन तक ऐसा पेपर नहीं आया जिसमें न्यूटन की गति के नियम या गति के नियम
नहीं आए हो। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या हो गया? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। जैसे मैं इस पेन को इस दिशा में बल लगा के फेंकूंगा तो मतलब उधर ही जाएगा, ऐसा थोड़ी इधर चला जाएगा, नहीं जाएगा भैया, क्योंकि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है और संवेग में परिवर्तन कौन सी दिशा में होता है? जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। पक्का सुनिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जा रहा, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है, 1 किलो जूल किसके बराबर होता है? 1000 जूल की। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, ऐसे ही 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, श्रव्य ध्वनि की परास क्या है? श्रव्य यानी सुनने लायक, श्रव्य ध्वनि यानी सुनने लायक ध्वनि कम से कम 20 हर्ट्ज, अधिकतम 20,000 हर्ट्ज। अगर इसको किलो में बदलेंगे तो 20 किलो हर्ट्ज। आप चाहो तो 20,000 हर्ट्ज लिख सकते हो, आप चाहो तो 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हो, लेकिन लिखना पूरा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ये श्रव्य ध्वनि की परास है, यानी कम से कम इंसान 20 हर्ट्ज को सुन सकता है, अधिकतम 20,000 हर्ट्ज को सुन सकता है। इससे ज्यादा आवाज होगी तो कान बहरे हो जाएंगे, अब्बा डब्बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति का तृतीय नियम लिखिए। न्यूटन की गति का नियम पूछे या गति का नियम पूछे, बात हो की वही है। तो न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको दो प्रकार से कह सकते हैं। पहला तो ये सरल वाला, प्रत्येक क्रिया की, जैसे मैंने इस पेन के दी और पेन ने मेरे दी, तो बताओ मैंने जो दी सो तो क्रिया, इसने मेरे दी वो क्या होगी? प्रतिक्रिया। तो प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने देखा होगा कुछ कुश्ती में पहलवान ये मुक्का मार रहा था क्रिया, उसने वापस मारा तो प्रतिक्रिया। तो प्रत्येक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य का मात्रक लिखो। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ये मेरा एक हाथ बल, दूसरा विस्थापन, दोनों मुक्के लगा रहे, ओठ ओठ ओठ, ये कार्य की परिभाषा। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ध्यान रखना, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखिए, 14वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा यानी कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे वेट लिफ्टिंग में कुछ पहलवान 200 किलो, 250 किलो, 300 किलो तक उठा देते